एक महिला इंस्पेक्टर रात के तकरीबन 12 बजे का वक्त होता है। दारू के नशे में धुत होकर अपने आवास पे पहुंचती है। जैसे ही आवास पे पहुंचती है, किसी तरह लड़खड़ाते हुए गाड़ी से उतरती है और अपने कदमों को संभालते हुए गेट तक पहुंचती है। डोरवेल बजाती। बाकी जैसे ही डोरवेल बजाती, घर के भीतर से घर का जो नौकर होता है वो दरवाजा खोलता है। और जब दरवाजा खोलता है तो जो महिला इंस्पेक्टर वो उस नौकर के ऊपर गिरती है। नौकर की उम्र महज 24 से 25 साल रहती है। और जैसे ही महिला इंस्पेक्टर नौकर के ऊपर गिरती है, नौकर महिला इंस्पेक्टर को संभालता है। इसके बाद इंस्पेक्टर कहती है कि मुझे मेरे बेडरूम तक लेके चलो। नौकर जो इंस्पेक्टर साहिबा होती है उनके बेडरूम तक तो ले जाता है। बाकी जब सोचता है कि उनको बेड पे लेटाने के बाद वो वापस अब उस कमरे से निकले, तो जो महिला इंस्पेक्टर रहती है वो उस लड़के को, उस नौकर को अपनी तरफ खींचती और खींचने के बाद कुछ ऐसे अनैतिक काम करने लगती जो कि सिर्फ एक प्रेमी प्रेमिका करेंगे, एक पति पत्नी करेंगे। नौकर इंस्पेक्टर साहिबा के गिरफ्त से छूटने की लाख कोशिश करता है, पर इसमें कामयाब नहीं हो पाता। और एक दिन कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना कोई कर ही नहीं सकता। तो आखिरकार इस कहानी में क्या होता है, तो इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम कथा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम कथा की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज जिस सच्ची कहानी को मैं लेके आप लोगों के बीच हाजिर हूँ, बेहद हैरान कर देने वाली है। बाकी इसको सुनने के बाद आप भी ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि एक शिक्षित व्यक्ति, एक पढ़ा लिखा इंसान, और वो भी इतना बड़ा पावर पोजीशन पाने के बाद ऐसी घिनौना काम कैसे कर सकता है। तो आज की कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी हमारे भाई बहन हैं, जितने भी हमारे दोस्त मित्र साथी हैं, सबसे रोज की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर जो वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आप लोगों तक रोज नई कहानी लेके आओ, रोज नई कहानी सुनाओ। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। मैं बात कर रही हूँ आंध्र प्रदेश का एक जिला लगता है रंगारेड्डी, और यही रंगारेड्डी की रहने वाली किरण राव। किरण राव के परिवार में किरण राव के अलावा किरण राव के माता और पिता, इकलौती संतान। अब किरण राव के माता पिता यही सोचते कि इसको पढ़ा लिखा के इस काबिल बना दिया जाए, ताकि बुढ़ापे में चल के हम लोगों को ये सोचना ना पड़े कि हम लोगों ने बेटे को नहीं जन्म दिया, बेटी को जन्म दिया, और बेटी हमारी पूरी तरह से हम लोगों की बेटे की तरह जिम्मेदारी निभाए, हम लोगों के बुढ़ापे का सहारा बने। और इधर किरण राव भी जैसे ही 8वीं की पढ़ाई करती है, पढ़ने लिखने में बेहद तेज तर्राक, उतनी ही चंचल स्वभाव की। बाकी 8वीं की पढ़ाई तो अपने इलाके से करती है, बाकी इसके बाद वो 10वीं की पढ़ाई के लिए अपने गांव से कुछ दूर पे जाने लगती है, जहां की वो स्पोर्ट में भी एडमिशन लेती। उसकी रुचि खेलने कूदने में भी रहती। अब धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। बाकी जैसे ही कुछ वक्त गुजरता है, जो किरण राव है उसकी मुलाकात एक कोच से होती है। और जब कोच से होती है तो एक दिन ये किरण राव उस कोच से कुछ ऐसा कहती है जिससे कि कोच को बड़ा हैरानी होती है कि एक 10वीं क्लास की लड़की और ऐसी बातें कह रही। अब उसके बातों पे जब ध्यान देता है तो उसको समझ में आ जाता है कि किरण राव उससे चाहती क्या। अब एक दिन जो कोच होता है किरण राव के साथ संबंध बनाता है, और इसमें किरण राव भी भरपूर साथ देती। अब जब
एक बार किरण राव को इस चीज की लत लगती तो सिर्फ कोच से ही नहीं बल्कि अपने क्लास के कई लड़कों से वो शारीरिक संबंध बनाती। अब ये सिलसिला एक बार शुरू हुआ तो फिर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इधर कोच और फिर कई लड़कों से जिस भी लड़के पर उसका दिल आता उस लड़के से संबंध बनाती। बाकी इन सब चीजों से उसके पढ़ाई लिखाई पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पढ़ाई लिखाई में भी वो अव्वल थी, खेल कूद में भी अव्वल थी। अब धीरे धीरे वक्त गुजरते रहता है और वक्त के साथ ये तमाम जो है कि चीजें करती रहती है। अभी स्पोर्ट कोटा से जैसे पढ़ाई पूरी होती ये सब इंस्पेक्टर के पद पे तैनात होती है। और जब तैनात होती है तो इसकी लत तो पढ़ाई के समय से क्लास 10वीं से ही खराब रहती है। अब जब इसको नौकरी मिल जाती है तो एक पावर पोजीशन मिल जाती है। अब इन सब चीजों को देख के वो थोड़ा संभल के चलने लगती है। बाकी कहते हैं कि अगर जो शेर के मुंह एक बार खून लग जाए तो बार बार उस सुगंध को महसूस करना चाहता है, जो कि अब किरण राव को ये चीज लत लग चुकी थी गंदी। अब कितना अपने आप को संभालती। अब जिस थाने में तैनात होती उसी थाने के एक कांस्टेबल से अब बातचीत करते रहती है और बातचीत करते करते एक दिन उसको अपने कमरे पे बुलाती और वहां कांस्टेबल के साथ शारीरिक संबंध बनाती। बाकी कांस्टेबल से कहती है कि देखो इस बात को किसी से कहना नहीं, तुम्हारा प्रमोशन मैं जल्द से जल्द करवाने की कोशिश करूंगी। बाकी जब भी मुझे जरूरत होगी तुम चले आना जब मैं फोन करूंगी। अब कांस्टेबल प्रमोशन के नाम पे अब किरण राव के झांसे में आ जाता है और जब भी किरण राव बुलाती उसके पास जाता। बाकी जैसे ही कुछ वक्त गुजरता है किरण राव का इस कांस्टेबल से भी मन भर जाता है। तभी उसी पुलिस महकमे में एक ड्राइवर होता है। ड्राइवर देखने में बेहद हट्टा कट्टा हैंडसम होता है। अब ये किरण राव उस ड्राइवर पे डोरे डालने लगती और एक दिन ड्राइवर से कहती कि ऐसा कि रात ज्यादा हो गई है, मुझे कमरे तक छोड़ दो। ड्राइवर छोड़ने जाता है और जब छोड़ने जाता है तो किरण राव उसको अपने घर में बुलाती और जब घर में बुलाती तो उससे अपनी अनैतिक जरूरतों को भी पूरा करना चाहती। वो उस ड्राइवर से कहते हैं कि ऐसा है कि तुमको जब से मैंने देखा है तब से मैं बस यही सोच रही थी कि कब तुम अकेले में मिलोगे और कब मैं अपने मन की बात तुमसे कहूंगी। ड्राइवर जो रहता है वो भी 27-28 साल का एक नौजवान होता है और जैसे ही किरण राव से वो इन सब बातों को सुनता है जो कि अनैतिक होती वो भी उतावला हो जाता है, अपने आप को रोक नहीं पाता है क्योंकि सामने से एक पढ़ी लिखी महिला देखने में बेहद हसीन बेहद खूबसूरत, ऊपर से इंस्पेक्टर। अब जैसे उसको ऑफर मिलता है कि मुझे महिला इंस्पेक्टर के साथ संबंध बनाना, तुरंत तैयार हो जाता है और कुछ इस तरह से मैडम के साथ संबंध बनाने लगता है जिससे कि मैडम बेहद खुश होती है। बाकी जैसे जैसे ये सब बातें हो रही थी अब कहीं ना कहीं इन बातों की सूचना किरण राव के माता पिता को भी लग रही थी। अब जब किरण राव के माता पिता को ये बात पता चली तो किरण राव से बात किए कहे कि ऐसा है कि तुम्हारी कहीं शादी कर दी जाए, अब नौकरी तो मिली गई। बाकी किरण राव इस चीज पे मना करती है, कहते नहीं मुझे अभी नहीं शादी करनी है, आगे की पढ़ाई करनी है और ऊंचे पोस्ट पे मुझे नौकरी करनी। अब माता पिता एक पढ़ी लिखी लड़की अब कैसे जबरदस्ती कर सकते हैं। अब वो लोग कुछ कर नहीं पाते। बाकी जैसे ही कुछ समय गुजरता है ये आदतें सुधरती नहीं और किरण राव भी अब मन बना लेती है कि शादी कर ही लेना चाहिए। माता पिता से कहती है कि आप लोग लड़का तलाशिए, मैं शादी के लिए राजी हूं। अब फिर किरण राव के जो माता पिता होते हैं एक लड़के की तलाश करते हैं जिसका नाम कृष्ण होता है और ये पीडब्ल्यूडी में जेई होता है। जब इस लड़के को देखा जाता है तो देखने में बेहद हैंडसम बेहद स्मार्ट। अब इस लड़के से किरण राव की शादी की बात फिक्स होती है और इस कृष्ण नाम के लड़के से किरण राव की शादी कर दी जाती है। बाकी उस लड़के से पहले ही बता दिया जाता है कि किरण राव के कोई और भाई बहन नहीं है, इसलिए
किरण राव अपने माता पिता के साथ ही रहेगी और जिस भी लड़के से शादी होगी वो लड़का भी किरण राव के साथ होगा। अब ये सब बात जो कृष्ण होता है उसको मंजूर होती है। अब किरण राव से जब शादी होती है तो किरण राव का पति भी किरण राव के साथ रहने लगता है, सब कुछ अच्छा चलने लगता है। बाकी पहली रात जब किरण राव का पति सुहाग सेज पे जाता है तो पता चलता है कि अब किरण राव को पूरी तरह से वो संतुष्ट नहीं कर पाया। किरण राव एक चंचल स्वभाव की लड़की और साथ ही अब सैकड़ों लोगों से वो संबंध बना चुकी रहती है। सीधा साधा कृष्ण जो कि अब समझ में आता नहीं, अब इस बात को इग्नोर करती और आगे की जिंदगी काटने लगती। उसकी तो लत गलत रहती। अब समय गुजर रहा था। एक दिन एक लड़का जो कि किसी सामान की चोरी में थाने में आता है और जब थाने में आता है तो जो किरण मैडम है उससे नजदीक जाती है और कहती है कि ऐसा है कि तुम्हारे पे तो तमाम धाराएं लगी और तुमको मजबूरन कई धाराएं लगा के हमें भी तुम्हें जेल के सलाखों के पीछे डालना है। बाकी अगर जो तुम बचना चाहो तो मैं तुम्हें बचा भी सकती, बाकी इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना हो। जो लड़का रहता है वो कहता है कि ऐसा है कि मैं सब काम करूंगा, आप जो कहेंगे वो करूंगा। लड़के का नाम होता है श्रीधर। श्रीधर कहता है कि मैं एक गरीब परिवार का लड़का और इस केस में मैं नाहक में फंसा हूं, तो आप मुझे छुड़ा दो, आप जो मैं आप कहोगी वो मैं करूंगा। इसके बाद किरण मैडम उस पे से सारा इल्जाम हटाती और उसको उस केस से हटाती। इसके बाद कहती है कि देखो हमारे घर एक नौकर की जरूरत है, तुम हमारे यहाँ नौकरी कर लो, तुमको तनख्वाह भी मिल जाएगी, तुमको पैसे भी मिल जाएंगे और साथ ही तुम्हारे रहने खाने पहनने ओढ़ने की सारी जिम्मेदारी हमारी होगी। अब जब ऐसा किरण मैडम कहते तो श्रीधर को चाहिए क्या था, श्रीधर तैयार हो जाता है। अब श्रीधर किरण राव के घर जाता है, अब उनके घर के काम काज करने लगता है। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। बाकी एक दिन रात के लगभग 12 बज रहे होते हैं। किरण राव जिनके पोस्ट पे कुछ प्रोग्राम चल रहा होता है वहां कुछ देर वो ड्रिंक करती, इसके बाद खुद ही गाड़ी ड्राइव करती कमरे तक पहुंचती है और जब कमरे पे पहुंचती है दरवाजे की डोरबेल जब बजाती तो कमरे के भीतर से श्रीधर दरवाजा खोल के और दरवाजे के सामने खड़ा है, जिसके ऊपर किरण राव लड़खड़ाते हुए गिरती। आज घर में कृष्ण यानी इस किरण राव का पति भी नहीं रहता है, क्योंकि वो ज्यादातर अपने घर चला जाता। 2 दिन अगर जो किरण राव के पास रहता तो 4 दिन अपने घर रहता। अब आज ये घर पे रहता नहीं है और इधर श्रीधर जब दरवाजा खोलता है तो उसके ऊपर किरण मैडम गिरती, कहती है मुझे बेडरूम तक लेके चलो। श्रीधर इस इंस्पेक्टर साहिबा को बेडरूम तक ले जाता। तभी जो किरण राव होती कहती है कि तुमने कहा था कि मैं आपका हर काम करूंगा, तो ऐसा है कि पहले तो तुम म्यूजिक चालू कर दो, धीरे धीरे बजती रहेगी और इसके बाद तुम जाओ नहा के तुरंत मेरे कमरे में पहुंचो। अब जो श्रीधर रहता है बिना कुछ कहे जाता है, नहाता है और नहा के आके जो टेप रिकॉर्डर होता है उसको चालू करता है, जो साउंड सिस्टम होता है उसको चालू करता है, गाने बजने लगते हैं। इसके बाद मैडम कहती है कि देखो मेरे चीखने चिल्लाने की आदत है और मैं चीखूंगी चिल्लाऊंगी, इसीलिए म्यूजिक मैंने बजवाया। तुम मेरे साथ वो करो जिससे कि मेरे शरीर की सारी थकान दूर हो जाए। अब श्रीधर इनके हाथ पैर तो दबाने लगता है, बाकी हाथ पैर दबाते दबाते किरण श्रीधर के साथ कुछ टाल मटोल ऐसा करती है जिससे कि श्रीधर अपने आप को रोक नहीं पाता। अब किरण राव के साथ अनैतिक संबंध बनाने लगता है और एक बार ये सिलसिला शुरू होता है तो पूरी रात चलते रहता है। अब जैसे ही भोर होते दोनों थक जाते हैं और दोनों नग्न अवस्था में करवट मार के सो जाते हैं। बाकी जैसे ही सुबह होती किरण राव की नींद खुलती है तो किरण राव अपने आप को नग्न और अपने बगल में श्रीधर को भी नग्न पाती।
अब किरण मैडम के तो होश ही उड़ जाते। श्रीधर को जोर से डांटते और कहती कि तुम यहाँ का क्या कर रहे हो, और वो भी इस अवस्था में। अब जो श्रीधर है वो डर जाता है, कहता है मैडम आपने ही मुझे ये करने को कहा था और आप ही पूछ रही हैं कि यहाँ क्या कर रहे हैं, मेरी कोई गलती नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। अब जो किरण मैडम वो तो जान ही रही थी, बाकी ये सब सारा तमाशा कर रही थी। ठीक है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, बाकी मैं जब भी चाहूंगी तुम मेरे साथ ऐसा ही करना। श्रीधर कुछ कहता नहीं, वहां से कपड़े पहनता है, चला जाता है। धीरे धीरे वक्त गुजरते रहता है। अब श्रीधर और किरण राव के ये जो अनैतिक संबंध है लगातार चलते रहते हैं। एक दिन श्रीधर और ये इंस्पेक्टर साहिबा दोनों शारीरिक संबंध बना ही रहे होते कि अचानक से जो जेई किरण मैडम का पति वो आ जाता है, और जब आता है तो दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखता है, नग्न अवस्था में देखता है। बाकी था सीधा साधा, वो कुछ बोलता नहीं है, इस देख के, इस बात को अनदेखा करके, और जाके वो बैठ जाता है। बाकी जैसे ही किरण मैडम आती वो कहता है कि ऐसा कि जो कर रही हूँ वो ठीक नहीं कर रही हूँ, आज तो मैंने पहली बार ऐसा कुछ देखा है, अब उम्मीद करूंगा कि आगे ना देखूं। इस पे जो इंस्पेक्टर साहिबा होती है कहती है कि तुमसे तो कुछ होता नहीं, तो इसके लिए मुझे इन सब कामों को करने के लिए किसी दूसरे के पास जाना ही पड़ेगा। अब ये कहते हुए वो चली जाती, और इधर जो है कि अब जो जेई अपने आप को कोसता है, अपनी मर्दानगी को कोसता है कि काश मैं किरण को संतुष्ट कर पाता। अब ये सारी बातें चल रही होती। बाकी एक दिन जैसे ही ये जेई अपने घर जाता है, घर पे श्रीधर और किरण राव ही होते हैं, और किरण राव जान रही होती है कि अब मेरा पति आ जाने वाला है नहीं। दोनों एक ही बेडरूम में होते हैं, एक ही कमरे में होते हैं, वो भी नग्न अवस्था में होते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ अनैतिक संबंध बना रहे होते हैं। तभी इनके घर में 4 लोगों की एंट्री होती है। रात के तकरीबन 1 बज रहे थे, और ये आते हैं और ताबड़तोड़ इन दोनों पे फायरिंग करते हैं, और फायरिंग करने के बाद ये तुरंत घर की दीवार फांदते हैं और भाग जाते हैं। बाकी गोली चलने की आवाज आस पड़ोस के लोग सुनते हैं, तुरंत किरण राव के कमरे पे पहुंचते, और जब पहुंचते तो देखते हैं कि इधर श्रीधर नग्न अवस्था में गोली लगी लहूलुहान पड़ा है, और इधर किरण राव लहूलुहान पड़ी। अब पुलिस को फोन होता है। आनंद फानन में किरण राव और उस लड़के जिसका नाम श्रीधर होता है उसको लेके लोग हॉस्पिटल जाते हैं। बाकी हॉस्पिटल में जाते जाते जो लड़का श्रीधर होता है उसकी मौत हो जाती है। बाकी इंस्पेक्टर साहिबा इनके कंधे को छू के गोली निकली होती, इसलिए इनकी जान तो बच जाती, इनका इलाज चलता है, ठीक हो जाती। और जब इस मामले की तफ्तीश होनी शुरू होती है कि एक अधिकारी के घर पे कुछ लोग आए और उसको जान से मारने की कोशिश की, और ऊपर से उनका नौकर जो कि इस दुनिया को छोड़ के चला गया। अब ये तमाम चीजें थी। अब जब तफ्तीश शुरू होती तो एक कड़ी दर पर दर जुड़ती जाती, और जब जुड़ती जाती तो ये सीधे पहुंचती है जेई, जो कि जिसका नाम कृष्ण होता है, और ये किरण मैडम का पति होता है। अब जब सारी कड़ियां खुलती हैं और इस व्यक्ति तक ये बात पहुंचती है तो इसको थाने लाया जाता है, और जब थाने लाया जाता है तो बताता है कि ऐसा है कि इन सब चीजों से मैं ऊब चुका हूं, देखते देखते थक चुका, और किरण की अनैतिक जरूरतों को मैं शायद पूरी नहीं कर पा रहा था, इसलिए नौकर के साथ ऐसा कर रही थी जो कि मैं देख नहीं पा रहा था। इसीलिए मैंने सोचा कि इन दोनों को मार दो, पर संयोग खराब है कि नौकर तो मर गया पर किरण जीवित रह गई। अब ये इंस्पेक्टर को ऊपर गोली से मारने के जुर्म में, जान से मारने के जुर्म में किरण को जो है कि अब एक फैसला लेना पड़ता है, और ना चाहते हुए भी उसके पति को जेल हो जाती है। नौकरी से पूरी तरह से बर्खास्त किया जाता है और उसको जेल भेज दिया जाता है। तो कानून तय करेगा कि कृष्ण को कौन सी सजा मिलेगी। पर यहाँ पे जो किरण है उसकी इस अनैतिक जरूरतों ने पूरी तरह से उसकी जिंदगी तबाह और बर्बाद कर दी, और बदनामी जो हुई सो अलग की हुई। तो इसमें कितनी
गलती किरण की थी, कितनी गलती श्रीधर की थी, और जो जय ने किया क्या वो सही था या गलत था, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि किसी को परेशान किया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो इस घटनाक्रम पे आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोगों की क्या सलाह है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।